स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपने कल देखा, फाइनली पीएम मोदी का जो थर्ड टर्म है उसमें कौन कौन मिनिस्टर्स होंगे उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और काफी देर तक चला था, क्योंकि कल मैं आपको बता दूं 72 मिनिस्टर्स ने यहां पर शपथ लिया था। तो यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि इसके बाद क्या होता है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैबिनेट कमिटी। और कैबिनेट कमिटी में भी अगर आप देखोगे तो यहां पर जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है ये बहुत ज्यादा मायने रखती है और इसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है और वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये इतना ज्यादा जरूरी क्या होता है और इसके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज शाम 6 बजे से हमारा जो यूपीएससी का लाइव बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। 3 लैंग्वेज में ये बैचेस हैं, कोई भी आप ले सकते हो। बेसिकली अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही बैच में चाहते हैं, लाइव क्लासेस चाहते हैं, पर्सनल मेंटर आपको यहां पर दिया जाता है, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ 18 यूपीएससी के जो बुक्स हैं वो आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कल जो है नरेंद्र मोदी जी 3.0 जिसको बताया जा रहा है कि तीसरा टर्म, इसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स होंगे उन सभी के यहां पर नाम आ चुके हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 72 लीडर्स ने यहां पर शपथ लिया है। और देखिए क्या होता है ना कि इन 72 में ऐसा नहीं है कि सभी को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, इसमें छोटे मिनिस्टर्स भी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो 72 लोगों में 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज हैं और 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। अब देखो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली जो 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो एक्चुअली कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर ही काम करते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर देखिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, होम मिनिस्ट्री हो, इन सभी के जो मिनिस्टर होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है और उनके अंडर में एक एक या दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी दिए जाते हैं, तो वो उनके अंडर में हो रहते हैं। और जहां तक सवाल है 5 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, तो इनका क्या है कि वो किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं करते, लेकिन हां जो औहदा यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता है वही इनका भी होता है, लेकिन इनकी मिनिस्ट्री जो है वो एक इंडिपेंडेंट के तौर पर काम करती है, किसी मिनिस्टर के अंडर में काम नहीं करती है। अब यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप पॉज करके देखोगे तो लगभग 30 कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने शपथ लिया। ये आप देख सकते हो, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह, नितिन गडकरी, सभी का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये आप देख सकते हो टोटल 5 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव और साथ ही साथ जयंत चौधरी, ये 5 लोग हैं विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। और लगभग 36 मैंने आपको बताया हु आर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, बेसिकली दे विल वर्क अंडर कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये कैबिनेट कमेटी क्या होती है। देखो क्या है कि जब कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम मिनिस्टर के लिए वो है यहां पर हाई प्रोफाइल कैबिनेट कमेटी को बनाना। अब देखो कैबिनेट कमेटी क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो इन्हीं में से कुछ मिनिस्टर्स को चुना जाता है, उनको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, उनके लिए एक अलग से कमिटी बनाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर पीएम मोदी को लगता है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है कि इन कैबिनेट मिनिस्टर में से पीएम मोदी क्या करेंगे, 4-5 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लो अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण जी, शिवराज सिंह चौहान, इन चारों को सिलेक्ट कर दिया और कहा कि आप एक कमिटी के अंडर में रहोगे और ये कमिटी का नाम होगा कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट और इनके द्वारा सारे सुझाव वगैरह देखे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में स्पेसिफिकली इन चारों के द्वारा डील किया जाएगा इस कमिटी के अंदर। तो यहां पर ये सारा जो पावर होता है ना वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। प्राइम मिनिस्टर जितना चाहे अलग अलग प्रकार का कैबिनेट कमिटी बना सकते हैं और जितने लोगों को चाहे उसके अंदर यहां पर डाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हर एक कैबिनेट कमिटी में लगभग 3 मेंबर से लेकर 8 मेंबर तक देखने को मिलता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि अगर लोड वर्क ज्यादा है तो उसमें 3 या 4 मेंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, अगर लोड वर्क काफी ज्यादा है तो यहां पर 7-8 लोगों को इंक्लूड किया जाता है। खैर यहां पर मैं आपको बता दूं, ज्यादातर यही होता है कि कैबिनेट कमिटीज में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स को ही रखा जाता है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट और बाकी हैं उनको ज्यादातर नहीं रखा जाता। लेकिन जरूरी नहीं है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इट इज कंपल्सरी टू इंक्लूड कैबिनेट मिनिस्टर्स इन कैबिनेट कमिटी। ऐसा जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है,
लेकिन यहां पर आपके मन में एक और सवाल आना चाहिए कि हर एक कमिटी का हेड कौन होगा। जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, फॉर एग्जांपल कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट, ये 4 लोगों को बनाया गया। अब हो सकता है कि पीएम मोदी कह देंगे कि अमित शाह इसके लीडर होंगे, लेकिन मान लो अगर मैं कहता हूं कि इन 4 के साथ साथ पीएम भी इसके पार्ट हैं, तो जिस भी कैबिनेट कमिटी के पीएम मेंबर होते हैं, ऑटोमेटिकली पीएम क्या होंगे, वो हेड हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी चीजें चलती हैं। और जहां तक सवाल है पास्ट का, तो मैं आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी के टाइम में एक्चुअली अक्सर आपने सुना होगा कि यहां पर यह बोला जाता था कि मनमोहन सिंह जी के ऊपर सोनिया गांधी जो है वो काफी सारा दखलंदाज करती थी, राइट। तो उसका कारण क्या था मैं आपको बताता हूं। बेसिकली बोला यह जाता है कि मनमोहन सिंह जी के समय टोटल 12 कैबिनेट कमिटीज थी और इसके अलावा यहां पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था, और यह कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी की नजर होती थी। तो जो भी डिसीजन लिया जाता था वो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जब तय किया जाता था, तब यहां पर फाइनल डिसीजन सरकार लेती थी, तो जिसकी वजह से डिले वगैरह होता था। तो ये एक तरह से अक्सर इल्जाम लगता रहा है, वो मैं आपको बता रहा था। और जहां तक सवाल है अभी प्रेजेंट में, अगर आप देखोगे पीएम मोदी के समय, तो टोटल 8 कैबिनेट कमिटी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। एक एक करके आप देख सकते हो। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑन द कैबिनेट, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, फिर है आपका इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, फिर है सिक्योरिटी को लेकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। फिर इसके अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट और अकोमोडेशन। मैं आपको बता दूं, ये कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन अगर आप देखोगे तो पीएम मोदी ने इसको खुद 2019 में लाए थे। और जहां तक सवाल है कि ये जो 8 कैबिनेट कमिटीज हैं इस समय देश के अंदर, उसमें से कितने के पार्ट प्राइम मिनिस्टर खुद हैं, किसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप 2 कमिटीज को छोड़ दो, एक तो अकोमोडेशन और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, या आप देख सकते हो यहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और ये अकोमोडेशन, ये दोनों अगर आप छोड़ दो, इसके अलावा बाकी की जो 6 कमिटीज हैं उन सभी के अंदर आपको पीएम देखने को मिलेंगे और ऑब्वियस सी बात है उनके द्वारा इसको हेड किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये सीसीएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हम बात करना चाह रहे थे, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये देश की सुरक्षा से रिलेटेड मामला है। देश की आंतरिक सुरक्षा, देश के बाहर की सुरक्षा, मतलब कि हर एक चीज, मान लो अगर डिफेंस में कोई एक्सपेंडिचर करना हो, बड़े बड़े हथियार लेने हो, तो वो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा पास होगा, तभी यहां पर डिसीजन लिया जाता है। तो यहां पर काफी सारी पावर होती हैं और मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इसके अंदर पीएम होते हैं और 4 और लोग होते हैं। 4 लोग कौन होते हैं पीएम के साथ साथ? यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम अफेयर्स मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। और आपको पता ही है कि इस समय कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जी। बताया ये जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली वही कंटिन्यू करेंगी। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी। ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जी के 3rd टर्म में वही कंटिन्यू करने वाले हैं। होम अफेयर्स आप सबको पता है अमित शाह। फिर इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर। तो देखो क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन होते हैं। अब हो सकता है कि जब डिटेल सामने आएंगे कि यहां पर किस मंत्री को क्या पोर्टफोलियो दिया गया है, अब हो सकता है कि शायद निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस से हटाकर कोई और मिनिस्ट्री दी जाए, लेकिन जो भी है, जो भी मिनिस्टर बनेगा ना फाइनेंस का, वो ऑटोमेटिकली कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का भी पार्ट बन जाएगा। जो भी डिफेंस मिनिस्टर बनेगा वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट बन जाएगा। तो ये 4 लोग प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो मामला है वो भी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा ही देखा जाता है। फिर इसके अलावा जो मैंने आपको पहले ही बताया, डिफेंस एक्सपेंडिचर करना हो और इसके अलावा कई सारे अपॉइंटमेंट्स करने हो, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं। तो अजीत डोभाल जी का अपॉइंटमेंट बेसिकली ये किसके द्वारा किया गया पास? ये कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है ये। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर कौन इसका पार्ट बनने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक्चुअली क्या है कि इस बार पीएम मोदी जी का जो 3rd टर्म है, इसमें टीडीपी और जेडीयू का सहयोग चाहिए और कहीं ना कहीं जेडीयू और टीडीपी प्रेशर डाल रहे थे। ऐसा मीडिया के द्वारा खबर है कि प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे कि यहां पर उनके जो लोग हैं उनको इसका पार्ट बनाया जाए, कोई ना कोई पद दिया जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है पीएम मोदी ने साफ साफ मना कर दिया और एक तरह से हम देखना होगा कि अल्टीमेटली यहां पर कौन इसका पार्ट बनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या पास्ट में पहले कभी ऐसा हुआ है कि जिस गवर्नमेंट की सरकार हो उसमें दूसरे पार्टी के किसी व्यक्ति को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी का पार्ट बनाया जाए? तो देखो एग्जांपल आता है 1996 का एचडी देवगौड़ा साहब। तो वहां पर आपको पता ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1996 में 13 दिन के लिए बनी थी बस, और उसके बाद एचडी देवगौड़ा की सरकार बनती है और 1996 में आप देख सकते हो उस समय समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं मुलायम सिंह, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। पी चिदम्बरम उनको फाइनेंस मिनिस्टर, और जो लेफ्ट पार्टी सीपीआई के जो लीडर हैं
इंद्रजीत गुप्ता उनको होम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो पहले हो चुका है। इनफैक्ट वाजपेयी जी के समय भी अगर आप देखोगे एनडीए गवर्नमेंट के समय, तो समता पार्टी के जो फाउंडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया था। जहां तक यूपीए का सवाल है तो उस समय सभी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का पोजीशन था वो कांग्रेस पार्टी के ही लीडर्स का था। और ऑब्वियस सी बात है पीएम मोदी का जो पिछला 2 टर्म गया है उसमें भी बीजेपी पार्टी के ही हैं सब। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा सभी कुछ कैबिनेट कमेटी के बारे में। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर मैंने दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप मुझसे जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने आपको बताया आज से हमारा जो यूपीएससी का बैच है स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस दिस। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस अंकित लाइव कोड। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी जो है वो मिल जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।